आज के इस वीडियो में हम नए फाइलम को पढ़ेंगे। फाइलम आपका है आर्थ्रोपोडा। और सबसे पहले इसके ग्रीक वर्ड को देखेंगे और उसके बाद फिर इसके जनरल कैरेक्टर्स को देखेंगे। आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स आप जान लीजिए कि हर जगह पर विद्यमान होते हैं, चाहे वो हवा हो या जल हो या स्थल हो, कोई भी स्थान हो। ऐसे एनिमल्स जो हैं इसके इस फाइलम के अंतर्गत पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो हर जगह पर विद्यमान होते हैं। और अभी हम धीरे धीरे इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इसकी हेडिंग बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा। और जैसा कि सभी में आप जानते हैं कि जितने भी फाइलम आपको बताए गए हैं सब में या तो ग्रीक वर्ड से इस शब्द का निर्माण होता है या तो लैटिन वर्ड से इसके इस शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पर लैटिन वर्ड तो नहीं लेकिन ग्रीक वर्ड से इस शब्द का निर्माण हुआ है और वो ग्रीक वर्ड है आर्थ्रास। कहीं कहीं पर आर्थ्रास की जगह पर आर्थ्रान लिखा होता है। तो इससे आप कोई ये चिंता वाला विषय नहीं है, चाहे आर्थ्रास लिखिए या आर्थ्रान लिखिए, दोनों ही एक वर्ड जो हैं ये लिखे मिलते हैं। यहाँ पर आर्थ्रास का मतलब होता है जॉइंट, जॉइंट। और पोडास, पोडास, पोडास का मतलब होता है यहाँ पर फूट। इसका मतलब जॉइंट फूट। जॉइंट फूट की अगर हिंदी देखें तो यहाँ पर ये हो जाएगा संधित उपांग। संधित उपांग, तो संधित उपांग का मतलब संधियुक्त। जॉइंट ये ऐसे उपांग होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाएगा तो जॉइंट जो अपेंडेजेस हैं या जॉइंट फूट अगर किसी भी एनिमल में पाए जाते हैं तो वो एनिमल है आपका आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा के एनिमल में ही जॉइंट फूट पाए जाते हैं और जिसके कारण से इसका नाम रखा गया आर्थ्रोपोडा। और अगर हम इस एनिमल की बात करें, अभी हम कह रहे थे कि ये एनिमल जो होते हैं हर जगह पर विद्यमान होते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो स्थल हो, चाहे वो हवा हो। कुल मिलाकर के ये हर जगह पर विद्यमान होते हैं, या तो एक्वेटिक मीडियम में, एक्वेटिक मीडियम में, या तो टेरेस्ट्रियल, या तो टेरेस्ट्रियल मीडियम में, और या तो एयर में, विंड में ये प्रेजेंट होते हैं। एक एग्जांपल है निम्फॉन। ये जो एनिमल है ये समुद्री होता है, तो मिला करके एक्वेटिक मीडियम में पाए जाने वाला आर्थ्रोपोडा का एनिमल है। और स्थल पर स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का तो नाम आप सुने ही होंगे, जिसको बिच्छू कहते हैं, ये आपका स्थल पर होता है। और हवा में मॉस्किटो का नाम आप बहुत सुने होंगे। मॉस्किटो तो आपके हर जगह पर लगभग समझ लीजिए एक तरह से इससे गहरी मित्रता है। रात में सोते वक्त ये आपके पास ज़रूर आता है। तो फिलहाल आगे चलते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल और दे दें आपको स्कॉर्पियन के साथ साथ काकरोच। काकरोच ये भी आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे जंतु हैं जो जल में, स्थल पर और हवा में हर जगह पर विद्यमान होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, इसका पहला ही कमेंट ये बन करके तैयार हो गया है। इसको थोड़ा हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये या ऐसा करते हैं, एक बार इंग्लिश में लिखते हैं उसके बाद फिर इसको हिंदी में बता देते हैं, क्योंकि एक ही फाइलम जो है वो हम दो बार बनाते हैं, एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, एक हिंदी मीडियम वालों के लिए। ऐसा क्यों किया जाए, अगर एक ही बार में दोनों मीडियम के लोग समझ लेते हैं तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि एक कमेंट लिखें, उसकी इंग्लिश में लिख देते हैं और उसके बाद उसकी हिंदी भी बता देंगे। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो तो लिख ही लेंगे, जो हिंदी मीडियम के हैं वो यहाँ पर इसको हिंदी में जब हम बोलेंगे तो उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं, दे लिव इन, दे लिव इन वाटर, दे लिव इन वाटर, लैंड एंड एयर। कहने का मतलब ये हवा में, ये जल में, थल पर और
हवा में विद्यमान होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें इसकी बॉडी की, तो अब बॉडी के बारे में क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे इसकी बॉडी कैसी होती है, इसकी बॉडी में कितने लेयर्स पाए जाते हैं। तो ये आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय जो होगी वो बॉडी होगी। और साथ ही साथ अगर इसकी सममिति देखेंगे तो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में होगा, आप बिच्छू का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपकी बुक में बिच्छू मिलेगा या काकरोच होगा, काकरोच आप फिगर देख लेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप फिगर देखेंगे तो फिगर में यही होगा कि अगर हम इस एनिमल को 2 बराबर भागों में बांटना चाहेंगे तो ये एनिमल जो है वो पार्श्वों में ही 2 बराबर भागों में बढ़ता है, लेटरल साइड जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी सिमेट्री कैसी हो जाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री हो जाएगी। और साथ ही साथ ये कैसा हो जाएगा, त्रिस्तरीय, कहने का मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी शरीर कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और साथ ही साथ कैसी है, बाइलेटरल है। और इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और बता दें, इसमें सेगमेंटेशन होता है, और जो सेगमेंटेशन होता है वो मेटामेरिकली होता है। मेटामेरिक का मतलब समखंडीय, जितने भी खंड होंगे वो सभी समान होंगे, ये खंड ऊपर की तरफ मतलब शरीर पर स्पष्ट होंगे, इसी कारण से इसको मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहा जाता है या समखंडीय एनिमल कहा जाता है। तो शरीर कैसा हो गया, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, समखंडीय। लिखेंगे द बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, bilaterally symmetrical, body is triploblastic, bilaterally symmetrical and metamerically segmented। बात वही हुई अभी जो हम बताए थे, यहाँ पर जो शरीर होता है वो त्रिस्तरीय, द्विपार्श्वीय सममिति तथा समखंड युक्त होता है। तो इस तरह से ये इसका दूसरा हो गया। अब तीसरे कमेंट पर चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर जितने सेगमेंट हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड, कहने का मतलब बॉडी पर बहुत सारे सेगमेंट पाए जाते हैं, और जितने भी सेगमेंट पाए जाते हैं सभी सेगमेंट पर यहाँ पर एक जोड़ी पार्श्वीय उपांग इसमें जरूर लगे होते हैं। पार्श्वीय उपांग जैसे पैर हो गया, एंटीना हो गए, या और भी कोई पार्ट हो गया, कोई आर्गन हो गया, तो सभी खंडों पर कोई ना कोई पार्ट जरूर जुड़े रहते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। in each segment one pair joint appendages are present, और वो भी कैसे, लेटरली। कहने का मतलब प्रत्येक खंड पर, इन ईच सेगमेंट, प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी संधित उपांग पार्श्वों में प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से आप इसकी जो है इसका ट्रांसलेशन करके इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैंने बता भी दिया है। अब तीसरा जो है यहाँ पर और देखेंगे इसकी बॉडी के बारे में। जो इसकी बॉडी होती है, इसकी बॉडी पर एक लेयर पाई जाती है, कहने का मतलब एक सुरक्षात्मक भित्ति पाई जाती है जो क्यूटिकल की बनी होती है। इसको एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द बॉडी इज covered by cuticle. The body is covered by cuticle that is called, ये कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। इसको एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। कहने का मतलब ये बाह्य कंकाल है। जो शरीर है, शरीर क्यूटिकल या उपचर्म के द्वारा घिरा होता है, क्यूटिकल के आवरण से घिरा होता है या उपचर्म के आवरण से घिरा होता है। दैट इज कॉल्ड, इस आवरण को एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल का नाम देते हैं या बाह्य कंकाल कहते हैं। इस तरह से ये इसके बारे में आप लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इसके 4th पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर 4th पॉइंट क्या हो सकता है।
अगर हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें क्या होगा, कंप्लीट होगा, प्रेजेंट होगा, कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हम चाहे तो एक पॉइंट और बना सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीटेड। कहने का मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, पूर्ण होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पूर्ण होता है, कुल मिलाकर के इसमें उपस्थित होगा, इसमें कोई कमी नहीं होगी, ये प्रेजेंट होगा और ये पूर्ण होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर 5th पॉइंट हो जाएगा इसमें श्वसन। अगर हम श्वसन की बात करें, रेस्पिरेशन, तो श्वसन किसके माध्यम से होगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन, रेस्पिरेशन बाई गिल। किसी किसी एनिमल में गिल के माध्यम से होगा, जो जल में रहने वाले हैं वो गिल के माध्यम से करेंगे। गिल किसी किसी में स्किन के माध्यम से हो जाता है। और बुक लंग्स आर बुक लंग्स, यहाँ पर किसी किसी में बुक लंग्स के माध्यम से होगा, जैसे बिच्छू में बुक लंग्स के माध्यम से होता है। और एक और ऑर्गन है यहाँ पर जिसके माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया होती है, उसको ट्रैकी बोलते हैं। ट्रैकी, इसको हिंदी में ट्रैकी कहते हैं, इंग्लिश में भी ट्रैकी ही लिखा गया है। तो यहाँ पर आप अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन बाई, रेस्पिरेशन मतलब श्वसन गिल, त्वचा, बुक लंग या ट्रैकी के द्वारा होता है। तो इस तरह से ये इसके कमेंट हो गए, रेस्पिरेशन बाई गिल, स्किन, बुक लंग्स एंड ट्रैकी। तो ये सारी जो इसके कमेंट हैं, ये सभी कमेंट आप लिख लेंगे। और चलते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। सबसे पहले ऊपर थोड़ा सा मिटा दें। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हो गया, और उसके बाद अब यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम को लेकर के हम चलेंगे। तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब जिसके माध्यम से रुधिर का परिसंचरण होता हो उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ऐसे एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट तो होता है, लेकिन आपको पहले भी बताया गया है ये या तो ओपन टाइप का हो सकता है या तो क्लोज टाइप का हो सकता है। तो क्लोज टाइप में क्या होता है, क्लोज टाइप में रुधिर का परिसंचरण कराने के लिए ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं। और जो ओपन टाइप का होता है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, मतलब रुधिर वाहिनियाँ अनुपस्थित होती हैं। रुधिर का परिसंचरण बिना रुधिर वाहिनियों के होता है। तो इस प्रकार से ये एनिमल जो आर्थ्रोपोडा का एनिमल है, इसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है ये ओपन टाइप का होता है। हार्ट तो पाया जाएगा, ब्लड भी पाया जाएगा, लेकिन ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पर हार्ट ब्लड को पंप करता रहेगा। इसमें एक हीमोसील कैविटी होती है, उस हीमोसील कैविटी में रुधिर भरा होता है और उसी रुधिर हीमोसील कैविटी से ब्लड को ये हार्ट लेता रहेगा और ले करके पंप करता रहेगा। तो हमेशा ब्लड में हलचल बनी रहती है और पूरे ऑर्गन्स के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर हम अगर बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। ओपन टाइप चाहे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम लिख दें, ब्लड वेस्कुलर ही लिखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी लिख सकते हैं। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज प्रेजेंट। अब अगर ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो इसका मतलब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक तो हार्ट पाया जाता है और दूसरा क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। तो ये आप जानते रहेंगे। और यहाँ पर जो ब्लड पाया जाता है अगर हम उसकी बात करें तो ब्लड किस में पाया जाता है, हीमोसील कैविटी में, मतलब इसकी बॉडी में एक रिक्त स्थान होता है, एक खुला रिक्त स्थान होता है। तो उसी रिक्त स्थान को यहाँ पर क्या कहते हैं, हीमोसील कैविटी। इसके बारे में भी लिख लेते हैं। हीमोसील कैविटी इज प्रेजेंट। हीमोसील कैविटी इसमें पाई जाती है जिसमें रुधिर भरा होता है, और इसका रुधिर जो होता है वो लाल नहीं होता है, वो नीले रंग का होता है। नीले रंग का क्यों, क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हो, अगर ये ब्लड में पाया जाएगा तो ब्लड का रंग कैसा होगा, लाल होगा।
लेकिन इसमें ये हीमोग्लोबिन जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की जगह पर हीमोसाइनिन पाए जाने के कारण से इसका रंग लाल न होकर के कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट में इसी के बारे में लिखेंगे। और यहाँ पर तो आप जानते ही हैं, इसको आप हिंदी में कैसे लिखेंगे? ओपन टाइप ब्लड वेसल सिस्टम इज प्रेजेंट। कहने का मतलब खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। उसके बाद हीमोसील कैविटी, हीमोसील को हीमोसील ही आप लिखेंगे। कहने का मतलब हीमोसील उपस्थित होता है, हीमोसील उपस्थित होता है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे कि यहाँ पर ब्लड के बारे में लिखेंगे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट? हीमोग्लोबिन। is absent hemoglobin is absent। थोड़ा सा यहाँ पर हीमोग्लोबिन की जगह पर जो यहाँ पर पाया जा रहा है उसको हम लिख दें। हीमोग्लोबिन तो एब्सेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है उसको लिख दें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन इज प्रेजेंट। इसमें जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, मतलब श्वसन रंगा हीमोसाइनिन उपस्थित होती है, जिसके कारण से जो रुधिर का रंग होता है वो नीला होता है। इज प्रेजेंट इन ब्लड, मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा? रुधिर में। इसको भी लिख देते हैं, रुधिर में श्वसन रंगा हीमोसाइनिन नामक पदार्थ या हीमोसाइनिन नामक श्वसन रंगा उपस्थित होता है। और इसका 9वां पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात अगर करें तो यहाँ पर एक्सक्रीशन बाई, यहाँ पर एक्सक्रीशन किसके माध्यम से होगा? मेलपिगियन ट्यूब्यूल। और सिलोमोडक्ट, मतलब उत्सर्जन सिलोमोडक्ट या मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है। मेलपीघी नलिकाएं ये उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स में पाई जाती हैं और वही उत्सर्जन की क्रिया कराने का काम करती हैं। तो यहाँ पर उत्सर्जन मेलपीघी नलिकाओं द्वारा या सिलोमोडक्ट द्वारा होता है। और यहाँ पर अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो मेन excretory प्रोडक्ट इज यहाँ पर है क्या? यूरिक एसिड। कहने का मतलब ये एक्सक्रीशन के रूप में किस पदार्थ को बाहर निकालते हैं? किस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं? किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं? वो आपका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक एसिड है। तो यहाँ पर ये मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, मतलब मुख्य उत्सर्जी उत्पाद यूरिक एसिड है। और अब यहाँ पर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम आपका बचा हुआ है, तो नर्वस सिस्टम को भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। और नर्वस सिस्टम consists of nerve ring, nerve cord and segmental ganglion। कहने का मतलब यहाँ पर बात ये है कि नर्व रिंग को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तंत्रिका मुद्रा कहते हैं हिंदी में। नर्व कार्ड को क्या कहते हैं? तंत्रिका रज्जु कहते हैं। और यहाँ पर सेगमेंटल गैंग्लिया का क्या मतलब हो गया? समखंडी गुच्छक। तो यहाँ पर इसकी हिंदी हो गई। अब आप ये जानिए कि
नर्व रिंग, नर्व कार्ड और सेगमेंटल गैंग्लिया, ये 3 चीज़ आपके नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इसके पहले वाले फाइलम में भी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो ये नर्वस सिस्टम में अब भी उपस्थित है और इसके पिछले वाले फाइलम में भी उपस्थित थे। तो अब आगे चलते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये सीलोम कैविटी की अगर सीलोम कैविटी, हाँ हीमोसील कैविटी तो हो गई। सीलोम कैविटी के बारे में आप देख लीजिए, जो फीमेल सीलोम कैविटी होती है ये अब जो बहुत है ये बहुत बड़ी नहीं होती है, ये सीमित हो गई है, ये छोटी हो जाती है और केवल रिप्रोडक्टिव आर्गन और एक्सक्रीटरी आर्गन के चारों तरफ ही सीलोम कैविटी पाई जाती है। तो इसके बारे में भी लिख दें। सीलोम कैविटी का मतलब रिक्त स्थान होता है, आप तो जानते हैं। सीलोम कैविटी इज limited to reproductive organs and excretory organs। कहने का मतलब जो सीलोम कैविटी होती है, सीलोम कैविटी उत्सर्जी अंगों तथा जननांगों तक सीमित होती है। ये इन्हीं के चारों तरफ पाए जाते हैं, जनन अंगों के चारों तरफ पाए जाते हैं और उत्सर्जी अंगों के चारों तरफ ही रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं, बाकी इसकी बॉडी में कहीं पर रिक्त स्थान नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, कुछ और इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इस तरह से बताने से आपके दोनों क्लासेज में, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों वर्जन में आपको बता दिया जा रहा है, तो दोनों लैंग्वेज में आपको बता दिया जा रहा है, तो इस तरह से आप जानते रहेंगे, उसको लिख लेंगे। नेक्स्ट कमेंट, यहाँ पर अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें या इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करें तो ये डायोसियस होते हैं। और डायोसियस का मतलब क्या होता है? सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट, और इसको हम क्या कहते हैं? डायोसियस। कहने का मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, ये एक लिंगी होते हैं, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे आप लिख लें सेक्सेस आर सेपरेट। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये सेक्सेस सेपरेट है तो इसका मतलब इसमें जो जनन की प्रक्रिया होगी, जो रिप्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा? लैंगिक होगा। और लैंगिक होगा तो लैंगिक में अब ये बात आ जाती है कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा कि इंटरनल? तो यहाँ पर डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। कहने का मतलब इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? आंतरिक होती है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कमेंट्स आपके हो गए हैं। आप ये सारे कमेंट्स जो हैं आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत इसको नोट करके रख लेंगे और आवश्यकता पड़ने पर आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि एक बार जो चीज़ें यहाँ पर पढ़ा दिया जा रहा है वो चीज़ दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, समय का अभाव रहेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसलिए ध्यान से पढ़िए। अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम अभी इसके पहले ही बता ही दिए थे, वो कौन कौन सा एग्जाम्पल था, एक बार उसको हम फिर देख लेते हैं और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एक चीज़ आप और याद आ गई है, यहाँ पर अगर लार्वा बनेगा, इंटरनल तो होगा लेकिन लार्वा बनता है, इसलिए जब लार्वा बनता है तो लार्वल स्टेज में पाई जाएगी। और लार्वा अगर ये एडल्ट में परिवर्तित होना चाहे तो एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लार्वा एडल्ट में परिवर्तित होता है। तो सबसे पहली बात, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, लार्वल अवस्था पाई जाती है। और लार्वा चेंज इनटू एडल्ट, लार्वा चेंज इनटू एडल्ट। कहने का मतलब लार्वा से वयस्क का निर्माण होता है, और जिसके माध्यम से होता है वो माध्यम क्या है? बाय मेटामॉर्फोसिस। लार्वा चेंज इनटू एडल्ट बाय मेटामॉर्फोसिस। लार्वा से वयस्क का निर्माण कायांतरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। मेटामॉर्फोसिस को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर लार्वा जो है वो एडल्ट में परिवर्तित होता है, वयस्क में परिवर्तित होता है।
और एक चीज़ और बता दें, अगर वयस्क मान लीजिए बन ही गया है तो वयस्क में भी ग्रोथ होती है, वयस्क में भी ग्रोथ होती है। ये बढ़ते हैं, आकार में बढ़ते हैं, आकृति में बढ़ते हैं, तो इनमें इनकी बढ़ोतरी के लिए, इनके ग्रोथ के लिए क्या होता है, एक प्रक्रिया जिसको कहते हैं मोल्टिंग, या इसको हिंदी में कहते हैं त्वक पतन या त्वक निर्मोचन। तो यहाँ पर ग्रोथ इन एडल्ट caused by मोल्टिंग, वयस्क में वृद्धि मोल्टिंग के द्वारा होती है, या त्वक निर्मोचन के द्वारा होती है, या त्वक पतन के द्वारा होती है। ये आप इसको भी नोट कर लेंगे। और अब बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं, यहाँ पर एग्जाम्पल में आप स्कॉर्पियन लिख सकते हैं, काकरोच लिख सकते हैं, और ये अभी निम्फान भी बताए थे, इसको भी आप लिख लेंगे, मॉस्किटो भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत बहुत सारी प्रजातियाँ आती हैं। ये बहुत बड़ा फाइलम है और इसके अंतर्गत एक एनिमल के बारे में आपको डिस्क्राइब करके उसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, उसकी बॉडी की कैसी संरचना होती है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी ये तो आप फाइलम पढ़ रहे हैं और फाइलम में खास करके इसके कमेंट और कैरेक्टर्स देख रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ इतना ही देख लीजिए। उसके बाद जब इसके किसी एक खास एनिमल को बताने लगेंगे तो उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। तब तक आप वीडियो को बना करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।